ये निकलना। चलो शुरू करें। हम पढ़ रहे थे पावर ऑफ प्रेसिडेंट, और पावर में कौन सी पावर पढ़ रहे थे हम? लेजिस्लेटिव पावर। कि भारत के राष्ट्रपति के पास संसद के संबंध में क्या पावर है? चलो अभी मैं सामने आपके आर्टिकल लिख रहा हूँ, इतना आइडिया तो हो गया होगा आपको कि कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। बिना देखे बताना है आपको ना, कॉपी बंद रखेंगे सब लोग। देखते हैं आपको कितने आर्टिकल याद हैं। 2 4 6 कोई इश्यू नहीं है, 2 4 1 2 भी याद होगा तो चलेगा। ये आर्टिकल मैंने आपको नोट करवा दिए थे, पिछली क्लास में हमने इनके बारे में डिटेल से पढ़ लिया था। अभी देखते हैं कि 5 के 5 आर्टिकल किसको। बताओ पांचों आर्टिकल। हम्म। ठीक है, दो याद नहीं है आप। और कोई अपनी क्लास में जो पूरे पांचों आर्टिकल बता पाए? क्या आप खड़े हो जाएं, खड़े होके बताना होता है। हम्म। राज्यसभा में कितने मेंबर नॉमिनेट कर सकता है? ठीक है, 14 या 12? 12, यस। 108 में क्या है? चलो ये हो गया याद सबको। मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ। आर्टिकल 79 क्या कहता है? भारत में एक संसद होगी, इंडिया में एक पार्लियामेंट होगी। आर्टिकल 80 क्या होता है? कि राज्यसभा में मनोनीत किए जाएंगे सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा। और ये आता है कि लोकसभा को भंग कर सकता है कौन? भारत का राष्ट्रपति। और ये संसद की दोनों सदनों की बैठक बुलाई जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। और ये क्या था? वीटो पावर। तो ये चारों पांचों आर्टिकल हमने पिछली क्लास में डिटेल से पढ़ लिए थे, इन पे हम वापस डिस्कशन नहीं करेंगे। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला जो पार्ट है आपका, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 1 2 3। अनुच्छेद 123 में जो प्रोविजन है उस प्रोविजन का नाम है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस पावर, इसको हिंदी में कहते हैं अध्यादेश। तो सबसे पहली चीज तो इस अध्यादेश में हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो ऑर्डिनेंस के अंदर सबसे पहले क्या होता है? ऑर्डिनेंस क्या है ये? दूसरा, ऑर्डिनेंस कौन इश्यू करता है, इसको कौन जारी करता है? इसके बाद हम पढ़ेंगे जब ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ऑर्डिनेंस को जारी किया जाए। ऑर्डिनेंस का टाइम पीरियड क्या है। और लास्ट पढ़ेंगे ऑर्डिनेंस से जुड़े केसेस। ये टॉपिक पढ़ेंगे हम ऑर्डिनेंस वाले में। तो देखो सबसे पहले चीज, ऑर्डिनेंस क्या है? तो ऑर्डिनेंस एक टेम्परेरी लॉ है, एक अस्थायी कानून है। तो यहां एक शब्द आया अस्थायी कानून, इसका मतलब कानून दो तरह के हो गए, लॉ दो तरह के हो गए, एक हो गए स्थायी और एक हो गए अस्थायी। तो स्थायी कानून कौन बनाएगा? तो स्थायी कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास।
और अस्थायी कानून कौन बनाता है? भारत का राष्ट्रपति बनाता है। अब सवाल ये उठता है कि टेम्परेरी जो लॉ होते हैं, टेम्परेरी लॉ और परमानेंट लॉ में क्या डिफरेंस होता है? तो टेम्परेरी लॉ एक टाइम विशेष के लिए जारी किए जाते हैं और परमानेंट लॉ परमानेंट बन जाता है। अगर उस लॉ में कोई प्रॉब्लम आती है तो सुप्रीम कोर्ट में अगर वो चैलेंज हो जाता है तो उस लॉ में चेंजेस आ जाता है। तो टेम्परेरी लॉ होते हैं। ऑर्डिनेंस अध्यादेश एक अस्थायी कानून है। बात समझ में आ रही है? दूसरा पॉइंट आता है, इसको कौन जारी करता है? तो जारी कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम राष्ट्रपति को पढ़ रहे हैं तो यहाँ राष्ट्रपति जारी करेगा। और अगर स्टेट गवर्नमेंट में हम जाएंगे तो स्टेट गवर्नमेंट में जो लॉ बनेगा वहां पे कौन टेम्परेरी लॉ बनाएगा? तो वहां नाम आ जाएगा आपके सामने गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्य का राज्यपाल। तो भारत के पूरे स्टैंडर्ड पे भारत का राष्ट्रपति टेम्परेरी लॉ बना सकता है वहन पार्लियामेंट नहीं हो। और जब राज्य में अध्यादेश जारी करने हो तो कौन जारी करेगा? राज्यपाल करेगा। क्या ये अकेला जारी कर सकता है, मतलब बिना मंत्रिमंडल की सलाह से? तो आंसर आएगा नो। ये किसकी सलाह के बाद जारी कर सकता है? मंत्रिमंडल की सलाह से। और मंत्रिमंडल की सलाह में प्रधानमंत्री शामिल है। कोई ऐसी सलाह नहीं होगी जिसमें प्रधानमंत्री का नाम आएगा और मंत्रियों का नाम नहीं आएगा। जनरली हम एक वर्ड यूज कर लेते हैं मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी शामिल है। तो देखो सवाल आपका छोटा सा सवाल बना, ऑर्डिनेंस क्या है? एक टेम्परेरी लॉ है विच इश्यूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट विद द कंसेंट ऑफ कैबिनेट। बात समझ में आ रही है? तो अध्यादेश एक अस्थायी कानून है जिसको भारत का राष्ट्रपति जारी करता है। अब बात आती है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जब अध्यादेश जारी किया जाता है। तो चलो कंडीशन पे पहुंचते हैं अपन। ऑर्डिनेंस की कंडीशन क्या है? तो देखो सबसे पहली चीज, कंडीशन की अगर हम बात करें तो लॉ कौन बनाता है? लॉ बनाने का अधिकार है संसद के पास, पार्लियामेंट के पास। लॉ बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है। और पार्लियामेंट में किसके पास? राज्यसभा और लोकसभा। लॉ बनता कैसे है? तो लॉ की प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले बनता है बिल। बिल, कुछ बिल ऐसे हैं जो राज्यसभा के द्वारा बनाए जाते हैं, कुछ बिल ऐसे हैं जो लोकसभा के द्वारा बनाए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं कौन से बिल की? जनरल बिल की। जनरल बिल को हिंदी में कहते हैं साधारण विधेयक। जब कोई साधारण विधेयक राज्यसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होने का मतलब राज्यसभा में जो मेंबर हैं, राज्यसभा में जो मेंबर है उस बिल से सहमत हैं कि नहीं है। तो कुछ तो ऐसे बिल होते हैं जिसमें 50% लोगों से काम चल जाता है और कुछ बिल ऐसे होते हैं जहां पे 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। जब 50% सदस्य पक्ष में हो जाते हैं या 2/3 सदस्य पक्ष में हो जाते हैं तो ये मान लिया जाता है कि राज्यसभा ने उस बिल को पास कर दिया है। और जब राज्यसभा में वो बिल पास हो जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा? लोकसभा में। लोकसभा में भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अगर वहाँ 50% की जरूरत पड़ेगी तो 50% मेंबर को हाँ करना पड़ेगा। और अगर 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी तो 2/3 की हिसाब से वहाँ पे लोगों की सहमति जरूरी होती है। जब ये दोनों सदन उस बिल को पास कर देते हैं तो ये बिल जाता कहाँ है? ये बिल सीधा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, भारत के राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास क्यों जाता है? राष्ट्रपति के पास वो हस्ताक्षर होने के लिए जाता है। और राष्ट्रपति इस बिल को अगर साइन कर देता है तो ये बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। तो ये कोई भी एक्ट को हिंदी में क्या कहेंगे? अधिनियम। तो कोई भी अधिनियम तब तक नहीं बनेगा जब तक भारत का राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं कर देता। भारत संसद जब किसी बिल को पास करती है तो वो बिल ही कहलाता है और राष्ट्रपति के साइन करने के बाद वो एक्ट बन जाता है। लेकिन राष्ट्रपति उस बिल पर वीटो पावर रखता है और वीटो पावर में हमने क्या क्या पढ़ा था वो पिछली क्लास में मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। एक बार वापस रिकैप कर देता हूं कि वीटो पावर में भारत का राष्ट्रपति उस बिल पर सहमति दे सकता है, साइन कर सकता है।
उस बिल को अस्वीकृत कर सकता है, उस बिल को रिजेक्ट कर सकता है और उस बिल को अपने पास सुरक्षित रख सकता है, होल्ड रख सकता है और उस बिल को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। सहमति प्रदान की तो बिल बन गया, रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट हो गया, सुरक्षित अपने पास पॉकेट में रख लिया है। और पुनर्विचार मतलब एक बार विचार करने के लिए पार्लियामेंट को भेज देता है, लेकिन अगर पार्लियामेंट उस पर विचार कर लेती है और दोबारा राष्ट्रपति को भेजती है तो उस बिल पर राष्ट्रपति को साइन करने होते हैं। तो ये था राष्ट्रपति का, यानी कोई भी बिल जब एक्ट बनता है तो उसकी प्रोसीजर क्या है। मैं बात कर रहा हूं कि ऑर्डिनेंस क्या चीज है, ऑर्डिनेंस की कंडीशन क्या है। अगर संसद चल रही है, लोकसभा चल रही है, राज्यसभा चल रही है, लोकसभा और राज्यसभा अगर दोनों क्लास में चल रही है तो भारत का राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी नहीं करेगा। पहली चीज तो यह, तो ये जारी कब करेगा? जब संसद सत्र में न हो, व्हेन पार्लियामेंट नॉट इन सेशन। जब संसद सत्र में नहीं है, सत्र में नहीं होने का मतलब राज्यसभा, इस राज्यसभा की भी छुट्टी चल रही है, राज्यसभा स्थगित है, राज्यसभा एडजॉर्न है। और लोकसभा एडजॉर्न हो सकती है राज्यसभा की तरह, और ये भंग भी हो सकती है। या तो दोनों में से कोई एक नहीं चल रहा हो या दोनों ही स्थगित हो। अगर ऐसी स्थिति आती है, जैसे मान लो राज्यसभा क्लास में चल रही है, लोकसभा नहीं है, तो एक ही सदन तो हुआ, और एक सदन कभी भी एक्ट बिल नहीं बना सकता क्योंकि वो बिल दूसरे सदन में भेजा जाता है। तो एक बिल को बनाने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है। तो पहली चीज, ऑर्डिनेंस जब ही जारी किया जाएगा जब दोनों में से कोई एक सदन नहीं हो या दोनों ही नहीं हो। तो कंडीशन इज क्लियर। जब संसद में कोई सत्र नहीं चल रहा हो तो भारत का राष्ट्रपति फिर क्या जारी करेगा? ऑर्डिनेंस जारी करेगा, ऑर्डिनेंस इश्यू करेगा। अब सवाल ये होता है कि ऑर्डिनेंस कौन से सब्जेक्ट पर इश्यू करेगा? तो कौन से ऐसे सब्जेक्ट होंगे, कौन से ऐसे एरिया होंगे जहां पे भारत का राष्ट्रपति अपना अस्थायी कानून बना सकता है? तो इसका एरिया वही होगा, इसका एरिया वही होगा जो पार्लियामेंट का एरिया था। पार्लियामेंट मेक्स रूल। जो एरिया, जो क्षेत्र जिन पर भारत की संसद नियम बना सकती थी, केवल उन्हीं पर भारत का राष्ट्रपति नियम बना सकता है, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है। तो देखो यहाँ पे तीन बातें आपके सामने आई। पहली बात कि भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कब करेगा? जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो। दूसरी बात, नहीं चल रहा हो और कोई ऐसी परिस्थिति हो गई है, कोई ऐसी कंडीशन आ गई है, कोई ऐसी परिस्थितियां बन गई है कि वहां पे लॉ बनाना जरूरी है, कानून बनाना जरूरी है। तो कानून बनाने के लिए भारत के राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो भाई साहब भी अपने कुछ समय के लिए तो कानून बना ही सकता है। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश उन्हीं क्षेत्रों पर जारी किया जाएगा, उन्हीं एरियाज पर जारी किया जाएगा जिन एरियाज पर संसद को पावर थी नियम बनाने की। तो ये तीन फैक्ट्स याद रखेंगे आप। संसद सत्र में नहीं हो और ऐसी स्थिति, विशेष परिस्थितियां आ गई हो कि नियम बनाना जरूरी है, तब राष्ट्रपति नियम बनाएगा। नियम उन्हीं क्षेत्रों पे बनाया जाएगा जिन क्षेत्रों पर संसद की पकड़ थी, संसद उन पर नियम बना सकती थी। तो ये पॉइंट आपके सामने क्लियर हुआ कि ऑर्डिनेंस जारी करने की कंडीशन क्या होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जब ऑर्डिनेंस जारी किए जाते हैं, जब अध्यादेश जारी किए जाते हैं, तो अध्यादेश जारी किए जाते हैं तो इनका टाइम पीरियड क्या होता है, इनका टाइम लिमिटेशन पीरियड क्या होता है। तो देखो, जब भारत का राष्ट्रपति, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस जारी करता है तो ऑर्डिनेंस कितने दिन के लिए जारी करता है? 6 वीक के लिए जारी करता है, 6 वीक्स के लिए जारी करता है। ध्यान रखो, 6 वीक के लिए मतलब 6 सप्ताह के लिए जारी करता है। या हम यूं कह सकते हैं कि राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किए हैं वो 6 सप्ताह तक वैलिड होते हैं। और 6 सप्ताह के बीच में अगर संसद का कोई सदन इसको स्वीकार कर लेता है, या इस पर अनुमोदन दे देता है कि सही है, तो ये आगे बढ़ जाता है, ये एक्सटेंड हो जाता है।
ये एक्सटेंड कब तक होता है? जब तक कि संसद के दोनों सदनों की मीटिंग ना बुलाई जाए। और संसद के दोनों सदनों की मीटिंग के लिए प्रोसीजर है कि एक साल में संसद के दोनों सदनों को 2 बार तो मिलना होगा। हर 6 माह में एक बार मीटिंग होगी और हर 6 माह में एक बार मीटिंग होगी, मतलब एक साल में 2 मीटिंग होगी। तो ध्यान रखो, अध्यादेश जारी करने की मिनिमम टाइम पीरियड है 6 वीक, और ये कब तक बढ़ जाएगा? जब तक संसद के दोनों सदनों की मीटिंग नहीं बुलाई जाती। और दोनों सदनों की मीटिंग का टाइम पीरियड क्या है? 6 मंथ। तो हम ये मान लेते हैं कि इसके न्यूनतम अवधि इसकी न्यूनतम अवधि मिनिमम टाइम पीरियड इसका कितना होता है? 6 सप्ताह। और इसका मैक्सिमम कितना होता है? 6 मंथ। और 6 महीने के बाद जब संसद आ जाती है, सदन में आ जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए अध्यादेशों की जरूरत नहीं पड़ती है, या हम यूं कहते हैं कि राष्ट्रपति के अध्यादेश उस समय ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। यदि संसद को लगता है कि राष्ट्रपति ने जो टेम्परेरी लॉ बनाए थे वो बहुत अच्छे लॉ हैं और वो आगे भी परिवर्तन में रहें, आगे भी एनफोर्सेबल रहें, तो पार्लियामेंट उन लॉ को एक्सेप्ट कर लेती है और वो परमानेंट लॉ का रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ पे 2 बात क्लियर हुई। अध्यादेश जारी करने का न्यूनतम टाइम पीरियड कितना रहता है? 6 वीक। और मैक्सिमम कितना होता है? 6 मंथ। तो क्या मैं आपको 2-3 बातें बता पाया? वापस से हम रिकैप करके समझते हैं अध्यादेशों को कि अध्यादेश क्या होते हैं। ऑर्डिनेंस टेम्परेरी लॉ होते हैं, अस्थायी कानून होते हैं। दूसरी बात आती है कौन जारी करता है? भारत का राष्ट्रपति जारी करता है केंद्र के स्तर पर। राज्य के स्तर पर राज्यपाल जारी करता है। किसकी सलाह से? मंत्रिमंडल की सलाह से। इसकी क्या कंडीशन है? तो कंडीशन ये है कि जब संसद नहीं होगी तभी अध्यादेश जारी किए जाएंगे। अगर संसद क्लास में है तो अध्यादेश जारी नहीं हो सकते। दूसरी कंडीशन, अध्यादेश जारी जब होते हैं तो किस एरियाज में जारी होते हैं? ये उन्हीं एरियाज पे जारी होते हैं जिन पर संसद कानून बना सकती थी। इसके बाद हमने पढ़ा इनका टाइम पीरियड क्या है। तो इनका टाइम पीरियड मिनिमम 6 वीक होता है और मैक्सिमम 6 मंथ होता है। अब हम चलते हैं कि ऑर्डिनेंस से जुड़े भारत में सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन से केस पहुंचे। 4-5 केस हैं और 4-5 केसों को अपन डिटेल से समझते हैं कि ऑर्डिनेंस को किस बेस पर चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो देखो, पहला केस है, फर्स्ट केस है, और ये केस कब का है? 1970 का केस है। केस का नाम है आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस है आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आरसी कूपर कौन है? आरसी कूपर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो पॉलिटिशियन भी है। इसका पूरा नाम है रुस्तम कावसजी कूपर। इसके नाम से केस चला भारत सरकार के अगेंस्ट। भारत सरकार के अगेंस्ट क्या केस चला? इसका अपना दुख था। अपना क्या दुख था? इसका बैंक ऑफ बड़ौदा में इसके शेयर थे और भारत की सरकार ने 1969 में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसके लिए स्पेशल राष्ट्रीयकरण करने के लिए भारत के राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कि हम बैंकों का नेशनलाइजेशन कर। अब 14 बैंकों को मिला दिया गया, मतलब राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो इस भाई साहब के जो शेयर थे, तो इसकी पर्सनल शेयर मतलब प्रॉपर्टी वाला जो इशू था इसका खुद का, उस पर इशू आने लगा। तो ये भाई साहब क्या पहुंचे? ये भाई साहब पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्होंने चैलेंज किया कि भारत के राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किए हैं, इन अध्यादेशों से मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आता है 1970 में, 1970 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति ने अगर कोई ऐसा अध्यादेश जारी किया है
जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उस अध्यादेश को चैलेंज किया जा सकता है, उस अध्यादेश को चुनौती दी जा सकती है। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे 2 पॉइंट निकल के आए कि राष्ट्रपति की संतुष्टि को असद्भाव के आधार पर, असद्भाव के आधार पर चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। दूसरी बात कि कोई भी ऐसी सरकारी कार्यवाही जिससे अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, कोई भी ऐसी सरकारी कार्यवाही जो किसी भी मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। ये 2 फैसले आए माननीय सुप्रीम कोर्ट के। तो आपको बेसिक सा क्या याद रखना है? आपको सिंपल एक नाम याद रखना है। ऑर्डिनेंस से जुड़ा कौन सा केस है? आरसी कूपर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये कब का केस है? 1970 का केस। ये डिटेल याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि किस केस में क्या हुआ था। तो ये वाली बात क्लियर हुई। पहला केस था आरसी कूपर का। अब हम आगे बढ़ते हैं कि दूसरा केस कब आया। तो दूसरा केस आया 1981 में। 1981 में क्या केस आया? आर के गर्ग ने भारत सरकार के अगेंस्ट एक पिटीशन दायर की, याचिका दायर की। और इनका क्या दुख था? इनका अपना दुख था, क्योंकि इस समय भारत सरकार ने एक ऑर्डिनेंस इशू किया। ऑर्डिनेंस क्या इशू किया? भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, मतलब राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया कि जिन जिन लोगों के पास काला धन है, काला धन का मतलब कोई काले रंग के नोट नहीं होते, काला धन का मतलब वो पैसा जो टैक्स से बचा कर रखा गया है, यानी जिस पर टैक्स नहीं दिया गया है, उसको ब्लैक मनी। भारत सरकार ने, राष्ट्रपति ने ऑर्डिनेंस जारी किया कि अगर कोई व्यक्ति जिसके पास ब्लैक मनी है तो वो उस पैसे को बैंक में जमा करा सकता है, उस पर टैक्स नहीं लगे। मामला गड़बड़ हो गया, काले धन वाले बैंक में पहुंच गए, पैसा जमा करा दिया व्हाइट मनी कराने के चक्कर में, और जो बेचारे टैक्स दे रहे थे उन्होंने कहा ये तो गलत बात है, काले धन वालों को सरकार ने छूट दी है और हम टैक्स दे रहे हैं, हम आपको कोई छूट नहीं दी है। तो उन्होंने इस बेस पर इसको चैलेंज किया। और चैलेंज क्या किया? कि ये अनैतिक है, ये सही नहीं है। और इस बेस पर भारत सरकार का जो डिसीजन आया, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अनैतिक नहीं, ये नैतिक है। सरकार ने जो फैसला उठाया है, सरकार ने जो कदम उठाया है, वो ब्लैक मनी को बैंकों में जमा कराने के लिए उठाया है। और बैंकों में जमा कराने की बात अगर कोई ऐसी होती जिसमें मामला क्लियर नहीं होता तो हम उसको चैलेंज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ओपनली कहा है कि ब्लैक मनी को बैंकों में जमा करा दो, टैक्स फ्री हो जाएगा। इसमें अनैतिक क्या हो गया? इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक मत रहा कि हम ऑर्डिनेंस को इस आधार पर चैलेंज नहीं करेंगे, हम उसको इस आधार पर चैलेंज मानेंगे अगर उसकी भाषा अस्पष्ट हो, अगर क्लियर नहीं कहती सरकार तो हम मान लेते कि ये अनैतिक है। अगर सरकार ने कोई मनमाना प्रयोग किया होता तो अनैतिक मान लेते, सरकार ने अगर कोई रीजनेबल कदम नहीं उठाया होता तो मान लेते, और सरकार ने अगर वो जनहित के खिलाफ जाके किया हो तो मान लेते। ये चारों ऐसे एरिया हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये बेस बताया अनैतिकता का कि अनैतिक किसको मानेंगे? अनैतिक इसको मानेंगे जब कोई मामला स्पष्ट नहीं हो, जब मनमाना प्रयोग किया जा रहा हो सरकार के द्वारा, या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हों, या सरकार जनता के खिलाफ कोई काम कर रही है। बैंकों में जो पैसा जमा कर रही है सरकार, वो जनहित के पक्ष में होगा। जो भी पैसा आएगा वो बैंक के पास रहेगा और बैंक उसका इस्तेमाल करेगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको? तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जो सरकार ने कदम उठाया है वो ठीक कदम है। तो ये था आपका आर के कूपर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का केस। इसके बाद तीसरा केस कब आया? तो तीसरा केस 1982 में 2 केस आए सुप्रीम कोर्ट के पास, और दोनों केस किससे जुड़े हुए थे? पिछले वाले केस से जुड़े हुए थे, वही स्पेशल बियरर बॉन्ड से जुड़े हुए थे, स्पेशल आर के गर्ग से जुड़े हुए थे कि अगर
काले धन को बैंकों में जमा कराया जाता है तो वो कोई अनैतिक नहीं है, वो टैक्स देने वालों के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 और डिसीजन में अफर्म किया था, आर के राय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और एक है एवी नचाने वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये दोनों केस हैं, इन दोनों केसों में पुराने वाले केस को सहमति प्रदान की गई थी। इसके बाद एक केस और आता है सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो था डीसी वाधवा केस। डीसी वाधवा ये था स्टेट ऑफ बिहार का। बिहार में क्या हुआ? बिहार में 1967 से लेकर 1981 तक 1967 से लेकर 1981 तक एक बड़ा अचंबा देखा गया कि बिहार में चुनाव जो थे, चुनावों का बहाना लेकर जो राज्यपाल थे उन्होंने लगभग 256 बार ऑर्डिनेंस इश्यू की। सबसे ज्यादा बार ऑर्डिनेंस इश्यू किए थे। कोई बात नहीं, कोई भी राष्ट्रपति या राज्यपाल कितनी बार ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, लेकिन हर बार एक ऑर्डिनेंस की डेफिनेशन अलग होनी चाहिए। यहाँ प्रॉब्लम क्या थी? यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि जो ऑर्डिनेंस थे ये ऑर्डिनेंस सेम ही थे, एक के बाद दूसरा ऑर्डिनेंस, उसके बाद तीसरा, फिर घूम के वापस पहला। इस प्रकार से लगभग 1967 से 81 तक इन्हीं ऑर्डिनेंस को घुमा फिरा के यूज किया गया था। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने किसने पहुंचाया? ये डीसी वाधवा साहब ने रिसर्च किया कि ये चल क्या रहा है बिहार में। इलेक्शन के टाइम पे हर बार ऑर्डिनेंस जारी किए जा रहे, बेचारे के पैसे खर्च हो गए बहुत सारे। पूरे रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद पूरा एविडेंस इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ले जाके दिया कि ये बताओ क्या ऑर्डिनेंस सेम टू सेम हर बार वही रिपीट हो सकते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, क्योंकि टेम्परेरी लॉ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बनते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि आलोचना, क्रिटिसाइज भी किया सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के उस ऑर्डिनेंस के ऊपर कि ये तो गलत बात है, ये तो मनमाना तरीका है। और जो कोई भी राज्यपाल इस प्रकार का ऑर्डिनेंस जारी करता है उसमें कोई सब्जेक्ट मैटर चेंज नहीं करता है, तो ये एक तरीके से वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का उल्लंघन है। और इस बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ बिहार को ऑर्डर दिया कि जो डीसी वाधवा है इनके जितने पैसे खर्च हुए हैं वो सरकार देगी। बेचारों ने रिसर्च किया, पूरा एविडेंस इकट्ठा किया, तो इनको लगभग 10,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फाइन लगा दिया था, एक तरीके से जुर्माना लगा दिया था कि ये तो सरकार का मनमाना रवैया। तो अभी तक केवल ये 5 केस आए जिनका संबंध अध्यादेश से है। अब देखो मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स बताता हूं। क्या इमरजेंसी लगे तभी ऑर्डिनेंस जारी किए जा सकते हैं? तो आंसर आएगा नहीं। जरूरी नहीं है अध्यादेश जारी करने के लिए आपातकाल लगाया जाए। आपातकाल को पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, आपातकाल आ जाएगा आपका ऑर्डिनेंस कि जब भी अध्यादेश जारी किया जाएगा तो इमरजेंसी का बहाना नहीं लिया जाएगा। जरूरी नहीं है इमरजेंसी लगे, बिना इमरजेंसी के भी ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है। पॉइंट इज क्लियर? तो आप ऐसे करो, इसको फैक्ट के रूप में 2-3 बातें लिख लो। देखो फैक्ट्स रिगार्डिंग टू ऑर्डिनेंस। It is not necessary. It is not necessary that ordinance issue during the emergency. यह आवश्यक नहीं है कि आपातकाल में ही अध्यादेश जारी की जाए। यह जरूरी नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि आपातकाल में ही अध्यादेश जारी किए। दूसरा पॉइंट, ऑर्डिनेंस डजंट इश्यू द रिगार्डिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या
4 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। संविधान संशोधन के लिए अध्यादेश जारी नहीं किए जा सकते। संविधान संशोधन के लिए अध्यादेश जारी नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट, any ordinance doesn't violate the fundamental rights। कोई भी अध्यादेश मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। कोई भी अध्यादेश मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। नेक्स्ट, ऑर्डिनेंस कैन इश्यू दोज सब्जेक्ट्स where parliament has power to make law। ब्रैकेट में आप लिख लेंगे यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये लिस्ट क्या है पढ़ेंगे आगे क्लास में, हिंदी वाले लिखेंगे। अध्यादेश उन्हीं विषयों पर जारी किए जा सकते हैं, अध्यादेश उन्हीं विषयों पर जारी किए जा सकते हैं जिन पर भारत का राष्ट्रपति जिन पर संसद नियम बना सकती है या नियम बनाने का अधिकार रखती है। नियम बनाने का अधिकार रखती है। अब यहां पे एक वर्ड आया आपके सामने, सब्जेक्ट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विषय। क्या चीज है ये, कौन से विषय हैं? तो देखो जब अपन शेड्यूल पढ़ेंगे तो 7th शेड्यूल आएगा, 7वीं अनुसूची का नाम आएगा। और 7वीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? सातवीं अनुसूची में प्रोविजन है कि जो लॉ है, जो कानून है, ये कानून को 3 तरीके से बनाया जा सकता है। पहला कानून कौन बना सकती है? तो केंद्र की सरकार बना सकती है, यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है। और दूसरा कौन बना सकती है? स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। और तीसरा यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में से कोई भी बना सकती है। केंद्र की सरकार जो नियम बनाती है उसको कहा जाता है यूनियन लिस्ट। राज्य की सरकार जो नियम बनाती है उसको कहा जाता है स्टेट लिस्ट। और केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नियम बनाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? कॉनकरेंट लिस्ट। इसको हिंदी में समवर्ती सूची कहेंगे, इसको राज्य सूची कहेंगे और इसको संघ सूची कहेंगे। तो भारत की संसद के पास पावर है कि वो यूनियन लिस्ट पे तो नियम बनाती ही है, इसके अलावा वो कॉन्करेंट लिस्ट पर भी नियम बना सकती है। तो जिन लिस्ट पर हमने अभी क्या पॉइंट लिखा कि जो ऐसे सब्जेक्ट जिन पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, और पार्लियामेंट कौन से सब्जेक्ट पे लॉ बना रही है? यूनियन लिस्ट पे बना रही है और कॉन्करेंट लिस्ट पे बना रही है। तो इन्हीं 2 विषयों पर ऑर्डिनेंस जारी किए जा सकते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहां ध्यान रखने की बात है कि किन सूचियों पर भारत का राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। तो 2 सूचियां आ गई। मैं आपको जनरल कंडीशन समझा रहा हूं, ये जनरल कंडीशन में ऐसा होता है। और अगर स्पेशल कंडीशन आती है तो भारत की संसद स्पेशल कंडीशन में तो राज्यसभा से भी स्टेट लिस्ट में भी नियम बना सकती है। जब इमरजेंसी चल रही हो तो भारत का राष्ट्रपति इस समय इमरजेंसी के दौर में ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है स्टेट लिस्ट। वो स्पेशल कंडीशन है। जनरल कंडीशन ये होती है, जनरल कंडीशन में भारत का राष्ट्रपति संघ सूची और समवर्ती सूची
यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पर लॉ बना सकता है व्हेन पार्लियामेंट नॉट इन सेशन। बात समझ में आ रही है? ये एक टॉपिक था और हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। यहां खत्म होती है आपकी संसद के संबंध में राष्ट्रपति की पावर। तो देखो, बहुत अच्छी बात है जो लोग मेंस लिखने वाले हैं, अगर मान लो कभी ऐसा सवाल आ जाए ऑर्डिनेंस के बारे में, आपको कमेंट करना, टिप्पणी करनी, तो आपके पास मसाला बढ़िया है। जब भी लिखना हो आपके पास काफ़ी अच्छा कंटेंट है, आप यूं का यूं भी लिख सकते हैं। वहाँ पे केस लॉज लिखने होते हैं मेंस आंसर राइटिंग में, तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। और जो वनडे एग्जाम वाले लोग हैं, जो जिनका ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, वो आपको एक एक लाइन में क्वेश्चन बनते हैं। ऑर्डिनेंस जारी करने की न्यूनतम अवधि क्या है, अधिकतम अवधि क्या होती है, कौन से केस का संबंध अध्यादेशों से है, अध्यादेश कौन जारी करता है, और अध्यादेश जारी करने की कंडीशन क्या है। ये इस तरीके से सवाल बनते हैं, एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन बनता है। बात समझ में आ रही है? तो जिनका वन लाइनर एग्जाम है उनके लिए सारी लाइन इंपॉर्टेंट है, और जो कभी मेंस लिखने वाले हैं उनके लिए ये मसाला मिल गया है ऑर्डिनेंस को। ठीक है, पर ध्यान रखो, सिंपल जैसे आरएएस के एग्जाम में तो इस तरीके से सवाल बनते हैं, लेकिन अगर आप यूपीएससी के एग्जाम देंगे तो वहाँ थोड़ा अलग आता है। वहाँ पे इस तरीके से आएगा, कैन ऑर्डिनेंस कैन चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट, व्हाट इज योर व्यूज, इस तरीके से, क्या इनको चैलेंज किया जा सकता है, तुम्हारे क्या राय हैं, वहाँ राय पूछी जाती है। तो मेरे हिसाब से देखो, आपकी राय वही होनी चाहिए जो संविधान में है। बाकी देखो, अपनी राय तो बहुत कुछ है, पर अपनी राय कॉपी में लिख देंगे तो पेपर चेक करने वाला, कॉपी चेक करने वाला अपनी राय को देखकर सहमत नहीं होगा, फिर नंबर बहुत अच्छे देने वाला है, 0-0 भी कर सकता है वो कि वाह क्या लिखा है। अपनी राय वही होती है जब आप गवर्नमेंट के पक्ष में लिखेंगे। आपको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना है, अगर कहीं करना भी पड़ जाए तो एक दो बातें लिख के बाद में उसको पॉजिटिव बना देना कि मेरा व्यू है, इस हिसाब से अगर हो तो ज़्यादा बेटर है। मेरा भी मतलब आपका खुद का नहीं, वो भी किसी न किसी विचारक का होगा जो आपके दिमाग में आ गया है। बात समझ में आ रही है? चलो आज की क्लास को एंड करते हैं और बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास।